नमस्कार, मेरा नाम भाविका हिंदुस्तानी। आज के हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि सीएम, पीएम और राष्ट्रपति के चुनाव किस तरीके से होते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, कौन वोट कर सकता है और काफी सारी चीजों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीएम से, क्योंकि जो पीएम और प्रेसिडेंट होते हैं वो तो पूरे देश के एक ही होते हैं। तो मैं हरियाणा की रहने वाली हूँ, तो मैं आपको हरियाणा का एग्जाम्पल देकर के समझाती हूँ। तो अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 90 सीट्स हैं, जिनके ऊपर एमएलए यानी कि विधायक का चुनाव होता है। और फिर जब वो सारे विधायक चुने जाते हैं तो वो सब एक साथ मिलकर के अपने उस विधायक दल का नेता चुनते हैं, और उस विधायक दल के नेता को ही हम सीएम कहते हैं, यानी कि मुख्यमंत्री। ये चीज क्लियर होगी। तो चलिए अब जानते हैं कि जो इलेक्शंस होते हैं ये कौन कंडक्ट कराता है। तो ये हमारा जो चुनाव आयोग है वो कंडक्ट कराता है। और इसकी एक स्पेशलिटी है कि इसके अंदर हमारी जितनी भी अन्य पार्टी हैं या फिर निर्दलीय पार्टी भी हैं, वो भी भाग ले सकती हैं। जिस पार्टी को बहुमत यानी कि 90 में से 46 सीट्स मिलती है, वो पार्टी अपनी सरकार बना सकती है। यानी कि 50% से ज्यादा सीट मिली तो वो पार्टी अपनी सरकार बना सकती है, और फिर उसकी सरकार 5 सालों तक चलेगी। अब ये तो मैंने आपको हरियाणा का एग्जाम्पल दिया था। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, हर स्टेट के वाइज हमारी जो सीट्स होती है वो वेराई करती है, यानी कि अलग होती है, क्योंकि हर स्टेट की जनसंख्या अलग होती है और ये जनसंख्या के ऊपर निर्धारित होती है। जैसे कि अगर मैं दिल्ली का एग्जांपल लूं तो दिल्ली के अंदर 70 सीट्स होती हैं। तो ये तो बात होगी पूर्ण बहुमत मिली तो। अब मान लीजिए अगर किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलती, तब वो क्या करेगी? जॉब छोड़ देगी? नहीं नहीं, वो क्या करेगी, वो किसी अन्य पार्टी के द्वारा या फिर अन्य पार्टी के साथ एक मिली जुली सरकार बना लेगी, जिसे हम गठबंधन की सरकार बोलते हैं। जैसे कि 2019 में बीजेपी ने जेजेपी के साथ मिलकर के अपनी सरकार बनाई थी, ठीक उसी तरीके से। फिर इसके बाद जो सीएम होते हैं वो जाते हैं हमारे गवर्नर के पास, यानी कि राज्यपाल के पास, और फिर वो वहां जाकर के अपनी शपथ लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सीएम अपनी एक टीम बनाते हैं जो कि मंत्रियों की टीम होती है, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में मंत्रिमंडल भी कहते हैं। अब मान लीजिए कि पूर्ण बहुमत भी नहीं मिला और मिली जुली सरकार भी नहीं बन पाई, तब क्या होगा? फिर उस स्टेट को कौन रूल करेगा, ये भी तो सोचने की बात है। तो ऐसे केस में जितनी भी जिम्मेदारियां होती हैं वो सारी जिम्मेदारियां गवर्नर को सौंप दी जाती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि पीएम के इलेक्शंस कैसे होते हैं, कौन वोट कर सकता है। तो जैसे कि हमने सीएम के केस में देखा था कि सीएम के केस में भी जो हम सिटीजन्स होते हैं वो डायरेक्ट वोट नहीं कर रहे होते। ये चीज आपने नोटिस करी होगी। पहले हमने एमएलए को चुना, फिर उन एमएलएज ने अपना एक सीएम यानी कि नेता चुना, फिर हमारा सीएम बना स्टेट का। ऐसा ही कुछ पीएम के केस में भी होता है, लेकिन पीएम के केस में एमपी को हम चुनते हैं और फिर उसके बाद वो अपने एक नेता को चुनते हैं जिन्हें पीएम कहते हैं। तो चलिए अब पीएम के केस में भी ऐसा ही होता है। वो भी सीट्स जो हमारी जनसंख्या होती है उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो लोकसभा के अंदर हमारी अभी 545 सीट्स हैं, जिनमें से 543 सीट्स को भरने के लिए चुनाव आयोग इलेक्शंस कराता है एमपीज के, और फिर वो एमपी चुने जाने के बाद अपना पीएम बनता है। अब मान लीजिए यहाँ पर भी पूर्ण बहुमत नहीं हुई, मान लीजिए पूर्ण बहुमत हुई तो सरकार बनी जाएगी, लेकिन अगर पूर्ण बहुमत नहीं हो पाई तो क्या होता है? देखिए, पूर्ण बहुमत के लिए एट लीस्ट उस पार्टी को 272 सीट्स चाहिए होती है। अब मान लीजिए उनके पास 272 सीट से कम मात्रा की सीटें आई, तो वो क्या करेंगे? तो ऐसे केस में फिर से जैसे कि हमने सीएम के केस में देखा था, यहाँ पे भी सेम ही चीज होती है। यहाँ पर भी वो निर्दलीय पार्टी या फिर किसी अन्य पार्टी के साथ मिलकर के अपनी गठबंधन की सरकार बना सकते हैं, और फिर वो सरकार भी 5 साल चलती है। अब पीएम बन गया, तो अब पीएम बनने के बाद चुना गया सांसद दल का नेता राष्ट्रपति के पास जाते हैं। फिर राष्ट्रपति उस पीएम को शपथ दिलवाते हैं, और उसके बाद पीएम फिर अपनी, जैसे कि हमने देखा था सीएम भी टीम बनाते हैं, तो इसी प्रकार से पीएम भी अपना एक कैबिनेट यानी कि मंत्री परिषद बनाते हैं। फिर उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा उनके मंत्री परिषद को भी शपथ दिलाई जाती है। तो चलिए अब जानते हैं कि राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है। लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंटर्स के बारे में जान लेते हैं कि राष्ट्रपति होते कौन है। तो राष्ट्रपति हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। वो हेड ऑफ द स्टेट के हेड नहीं होते, उनको एक नाम दे रखा होता है, लेकिन वो सबसे ऊंचे संवैधानिक पद पर होते हैं हमारे पूरे भारत देश के। तीसरा, कि जितनी भी कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका शक्ति होती है, वो सारी की सारी राष्ट्रपति के नाम पर चलती है, लेकिन जो कार्य होते हैं वो पीएम और मंत्रिमंडल कराते हैं।
राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है, यानी कि वो कितने समय तक राज कर पाएंगे, वो 5 साल का होता है। लेकिन मान लीजिए किसी रीजन से उन्हें इस्तीफा देना है तो वो इस्तीफा भी दे सकते हैं, या फिर दूसरी जगह मान लीजिए उन्हें हटाना चाहे तो उन्हें हटा भी सकते हैं महाभियोग से। लेकिन वो प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा कठिन होता है। तो चलिए अब जानते हैं कि राष्ट्रपति को वोट कौन कौन कर सकता है। तो जो राष्ट्रपति होते हैं उनको राज्यसभा और लोकसभा के जितने भी एमपी होते हैं वो, दूसरा विधानसभा के जितने भी एमएलए होते हैं वो, और तीसरा दिल्ली और पौंडुचेरी के एमएलए होते हैं वो मिल करके वोट करते हैं। तो चलिए जानते हैं एमएलए के वोट का मान। तो जो एमएलए के वोट का मान होता है वो निर्धारित होता है कि वो एमएलए कौन से राज्य का है और उस राज्य की कितनी पॉपुलेशन है, यानी कि कितनी जनसंख्या है। जैसे कि मान लीजिए कि एक राज्य है और उसकी जनसंख्या कम है, तो वहां का उस क्षेत्र का जो एमएलए होगा उसकी जो वोट की वैल्यू होगी वो भी कम होगी, और बड़े राज्य की यानी कि जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा है उसकी वैल्यू ज्यादा मानी जाएगी। और ये वैल्यू निकलती कैसे है, तो जितनी भी जनसंख्या होती है उस राज्य की उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि गुणा करते हैं 1000 से, फिर उसके बाद उसको डिवाइड किया जाता है लोकसभा के कुल एमएलए के नंबर से। तो चलिए अब जानते हैं एमपी के वोट की वैल्यू क्या होती है। देखिए जो एमपी के वोट की वैल्यू होती है वो वैसे तो एमएलए के वोट से ज्यादा ही मैटर करती है और ज्यादा ही वेटेज रखती है, लेकिन यहाँ पर इन दोनों को इक्वल रखने के लिए जितने भी एमपी के कुल वोट होते हैं उनको बराबर रखा जाता है एमएलए के कुल वोट के, ताकि संतुलन बना रहे। तो जैसे कि हमने ये तो जान लिया कि वोटिंग होती कैसे, मतलब वोटिंग करता कौन है, लेकिन अब जानते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या होता है। देखिए तो जो राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट के चुनाव होते हैं वो होते हैं गोपनीय बैलेट पेपर के ऊपर। इसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम लागू होता है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि जितने भी एमपी और एमएलए होते हैं वो अपनी पसंद से अपना जो भी वो कैंडिडेट चूज करना चाहते हैं उनको अपने अनुसार अंक देते हैं, जैसे कि 1 2 3 के पहले नंबर पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फोर्थ पॉइंट ये है कि इनमें से जिनको भी 50% से ज्यादा वोटिंग मिलती है वो अपना राष्ट्रपति चुना जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि राष्ट्रपति बन कौन सकता है, कि ये कुछ पॉइंटर्स है जो हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे। पहला ये कि राष्ट्रपति बनने के लिए आपको इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, यानी कि भारतीय नागरिक होना जरूरी है। दूसरा आपकी जो एज लिमिट है वो भी यहाँ पर होती है। एज लिमिट यानी कि राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी उम्र कम से कम 35 ईयर्स होनी चाहिए। तीसरा आप कोई भी लाभ के पद यानी कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर नहीं होने चाहिए। चौथा नॉमिनेशन के लिए 50 प्रोपोजर और 50 नॉमिनेटर जरूरी होते हैं। फिर वो एमएलए और एमपी दोनों में से कोई भी हो सकते हैं और दोनों होने जरूरी भी बहुत होते हैं। चलिए अब जानते हैं कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति को शपथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं, और अगर मान लीजिए ये अवेलेबल नहीं होते, ये उपलब्ध नहीं होते, तो इनकी जगह हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हैं वो शपथ दिलाते हैं। तो एंड में मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूंगी जो कि बहुत ही जरूरी है। देखिए आपको इस वीडियो से ये तो पता लग ही गया होगा कि हम जो वोट करते हैं वो डायरेक्ट सीएम और पीएम को नहीं करते, बल्कि अपने एमएलए और एमपी को करते हैं। तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि जब भी आप वोट करें तो आप एक ईमानदार एमएलए और ईमानदार एमपी को चुने, क्योंकि अगर हम अपनी तरफ से अपनी ईमानदारी से ईमानदार एमएलए और एमपी को चुनेंगे तो सीएम और पीएम तो अपने आप ईमानदार चुने जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।